हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनसंचार और रचनात्मक लेखन के बारे में, और ये आपका हिंदी बी है यानी हिंदी ख है। तो आज की ये वीडियो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि 4th सेमेस्टर में है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और ये वो सभी क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार और रचनात्मक लेखन, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसके अंदर टोटल आपको सिर्फ 2 ही यूनिट्स पढ़नी है, लेकिन हर एक यूनिट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझना है। तो सिलेबस को जानने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर टोटल आपका ये जो पेपर होता है, ये 60 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आपको चारों के चारों क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा पार्ट मिलता है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें आपको एक अथवा पार्ट मिलेगा। आपको उन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट बाय यूनिट देखते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट टाइप का आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक आपके एग्ज़ाम में। और ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा जो आंसर है वो एकदम परफेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर आपको एग्ज़ाम में इनमें से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए घुमा के, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो आपको आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं वो एकदम एक्यूरेट आंसर है। अगर आप यही आंसर अपने एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपको यही चीज़ें बतानी है कि आखिर रचनात्मक लेखन का मतलब क्या है, इसके अर्थ के बारे में बताइए। इसके अलावा या फिर आप कह सकते हो इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में रचनात्मक लेखन के विविध रूप के बारे में पूछा जाता है, यानी इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन सभी टाइप्सों के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो सभी पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और अपने आंसर के अंदर इन्हीं सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते जाना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि रचनात्मक लेखन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनी काल्पनिक भावनाओं और अनुभव को सुंदर और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करता है, यानी डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि पाठक के मन को प्रभावित करता है, और तो और ये उसे सोचने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो रचनात्मक लेखन का वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें जो राइटर होता है वो फ्रीली, बिना किसी बंधन के, उसके मन में जो भी इमेजिनेशंस है, उसके जो भी फीलिंग्स है, जो भी भावनाएं हैं, उन सभी भावनाओं को, उन सभी अनुभव को, उन सभी एक्सपीरियंस को वो फ्रीली व्यक्त कर सकता है, यानी डिस्क्राइब कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो उसी को हम कहते हैं रचनात्मक लेखन। तो ये तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो इसके बाद चलिए अब हम समझते हैं रचनात्मक लेखन के अर्थ के बारे में, यानी आखिर रचनात्मक लेखन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव और विचारों के आधार पर किसी भी विषय को नए और रोमांचक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो रचनात्मक लेखन से हमारा मतलब ये है कि जिसमें जो लेखक है, यानी जो राइटर है, वो अपने कल्पना, अनुभव और विचारों को, यानी उसके जितने भी इमेजिनेशंस हैं, उसके जितने भी एक्सपीरियंस हैं और उसके थॉट्स के बेस्ड पर वो किसी भी सब्जेक्ट को एक नए और रोमांचक ढंग से, यानी कि एक नए तरीके से, एक एंटरटेनमेंट वाले तरीके से प्रेजेंट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहें तो इस सब्जेक्ट को एक बुक के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसे पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे एक क्रिएटिविटी तरीके से, एक नए ढंग से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाई में मज़ा आए। जैसे हम क्या करते हैं, हम एनिमेशन वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यानी इसके अंदर आप समझ सकते हो क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक लेखन से जो पाठक होते हैं यानी जो रीडर्स होते हैं उनका उस सब्जेक्ट के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ने लगता है। सो आई होप अब आपको रचनात्मक लेखन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन के महत्व के बारे में, या फिर आप कह सकते हो इसकी विशेषताओं के बारे में। आपके एग्जाम में इसके महत्व के बारे में पूछे या इसकी विशेषताओं के बारे में पूछे, दोनों का आंसर सेम रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन विचारों और भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति का माध्यम है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक लेखन कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास करता है, यानी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। मतलब ये इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन भाषा कौशल और शब्द भंडार को बढ़ाता है। मतलब ये आपको लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाता है और आपकी वोकेबलरी को बढ़ाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसके साथ ही ये सामाजिक जागरूकता यानी सोशल अवेयरनेस और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। और इसके अलावा ये मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक लेखन शैक्षणिक और बौद्धिक विकास करता है, यानी आपकी जो बुद्धि है उसका विकास करता है, समझने की स्किल्स को बढ़ाता है, ये आपके सोचने समझने की स्किल्स को बढ़ाता है। तो इसका लास्ट बेनिफिट है या फिर आप कह सकते हो इसकी विशेषता है कि ये संचार कौशल में सुधार करता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। तो ये तो मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बताए थे। चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो रचनात्मक लेखन है वो विचारों और भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन व्यक्ति को अपने मन के विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सुंदर ढंग से व्यक्त करने का अवसर देता है। मतलब आप कह सकते हो जो रचनात्मक लेखन है वो लेखक को उसके मन के जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उन्हें क्लियरली और एक ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। क्योंकि कई बार जो बातें हम बोल नहीं पाते उन्हें लिखकर आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है, उन्हें आसानी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इसके थ्रू व्यक्ति अपने आंतरिक भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर पाता है, यानी इसके जो भी इंटरनल इमोशंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं किस तरीके से जो रचनात्मक लेखन है वो कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का विकास करता है, क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन व्यक्ति के सोचने और कल्पना करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब व्यक्ति नई कहानियाँ या विचार लिखता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो नए तरीके से सोचने लगता है। और इससे क्या होता है, इससे उस व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ती है, यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और इसके साथ ही वो व्यक्ति नई समस्याओं का समाधान भी नए ढंग से कर पाता है। तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं जो रचनात्मक लेखन है वो कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाता है, यानी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इससे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका वो सॉल्यूशन एक नए ढंग से कर पाता है, आसान तरीके से समस्याओं का समाधान कर पाता है। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं किस तरीके से जो रचनात्मक लेखन है वो भाषा कौशल और शब्द भंडार को बढ़ाता है, यानी ये आपके लैंग्वेज स्किल्स और वोकैबुलरी को बढ़ाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन से भाषा पर अच्छी पकड़ बनती है और नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति सही तरीके से वाक्य बनाना सीखता है, यानी सेंटेंसेस बनाना सीखता है। और इसी की वजह से उसकी जो लेखन शैली है वो अधिक प्रभावी बनती है। और इसी के थ्रू जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों को पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाता है, यानी एक्सप्रेस कर पाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रचनात्मक लेखन है वो व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मतलब रचनात्मक लेखन व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यानी उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करता है, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ने लगता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। मतलब रचनात्मक लेखन समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता है, यानी अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। जितने भी जो लेखक होते हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को सामने लाते हैं और तो और लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, जिससे सामाजिक जागरूकता बढ़ती है, यानी सोशल अवेयरनेस बढ़ता है। और इसी की वजह से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है।
तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। मतलब लेखन व्यक्ति के तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। मैं आपको बता दूं कि जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखता है, अपने थॉट्स को लिखता है, तो उसका जो मन होता है वो हल्का हो जाता है। और इससे क्या होता है, इससे मानसिक शांति मिलती है और तनाव कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो कुछ इस तरीके से जो रचनात्मक लेखन है वो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक लेखन शैक्षणिक और बौद्धिक विकास करता है। मतलब रचनात्मक लेखन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सोचने समझने और याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और इसकी वजह से जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रचनात्मक लेखन है वो संचार कौशल में सुधार करता है। मतलब रचनात्मक लेखन व्यक्ति के संचार कौशल को बेहतर बनाता है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करता है। इससे वो व्यक्ति अपने बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीख पाता है। और इसकी वजह से उसके सामाजिक संबंध भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और कुछ इस तरीके से वो व्यक्ति समाज में अपनी बात को एक कॉन्फिडेंस तरीके से बता पाता है। सो आई होप अब आपको रचनात्मक लेखन के जो इम्पोर्टेंस है, यानी जो महत्व है और जो इसकी विशेषता है, यानी इसके जो फीचर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन के विविध रूपों के बारे में, यानी जो रचनात्मक लेखन है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रचनात्मक लेखन के विविध रूपों के अंदर आता है साहित्यिक लेखन, पत्रकारिता और मीडिया लेखन, पटकथा और फिल्म लेखन, इसके अलावा शैक्षणिक लेखन और विज्ञापन और मार्केटिंग लेखन, और इसके साथ ही आता है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया लेखन, और इसके अलावा वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन, और इसके साथ ही आता है आध्यात्मिक और दार्शनिक लेखन। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साहित्यिक लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रचनात्मक लेखन का सबसे ज़्यादा प्रमुख और पारंपरिक रूप है। यानी आप ये कह सकते हो ये रचनात्मक लेखन के अंदर सबसे ज़्यादा मेन है और ये पारंपरिक यानी काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है साहित्यिक लेखन। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं, इसमें कविता, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। और इसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं को कलात्मक भाषा के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पाठक होता है वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है, यानी इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। यानी इससे क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं उनका इसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो इससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं पत्रकारिता और मीडिया लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में समाचार, फीचर, संपादकीय और रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रचनात्मकता का उपयोग समाचार को रोचक, प्रभावी ढंग से बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जितने भी जो लोग हैं उनका समाचार पढ़ने में इंटरेस्ट जगे, इसके लिए वो क्या करते हैं, क्रिएटिव तरीके से समाचार पत्रों को लिखते हैं, जिससे रीडर्स का इंटरेस्ट बनता है समाचार पत्र पढ़ने में। और इसके साथ ही ये समाज को जागरूक करता है और जनमत निर्माण में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं पटकथा और फिल्म लेखन के बारे में। तो जैसे कि आपको इसमें नाम से ही पता चल रहा है, फिल्म लेखन, यानी इसके अंदर फिल्में आती है, टीवी सीरियल्स आते हैं, वेब सीरीज आती है। तो इसकी जो भी स्टोरीज आती हैं वो पटकथा और फिल्म लेखन के अंदर आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें दिशात्मक सोच और कल्पना शक्ति का विशेष महत्व होता है। मतलब इसमें कहानियाँ लिखी नहीं जाती है, इसमें कहानियाँ आपको फिल्मों के थ्रू दिखाई जाती है। इसमें बहुत सारे दृश्य दिखाए जाते हैं, क्रिएटिव तरीके से सीन्स दिखाए जाते हैं, जिससे कि आपका फिल्म देखने में इंटरेस्ट बढ़ता है। और ये क्या करता है, ये लेखक दर्शकों को कहानी से जुड़ने में मदद करता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं शैक्षणिक लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप का जो लेखन होता है इसमें जटिल विषयों को, यानी जितने भी जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सरल और रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी उसे ईजी तरीके में और एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर पाठ्य पुस्तकें, बाल साहित्य और शैक्षणिक सामग्री शामिल होती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये विद्यार्थी की समझ और रुचि को बढ़ाता है, यानी जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सोच और इंटरेस्ट को बढ़ाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वही सभी पाठ्य पुस्तकें आती हैं जो कि आप स्कूल में पढ़ते हो। ये उन सभी बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपकी एजुकेशन के लिए लिखी जाती हैं।
तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं विज्ञापन और मार्केटिंग लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में यानी इसके अंदर रचनात्मक लेखन का उपयोग उत्पादों और सेवाओं के प्रचार के लिए किया जाता है। यानी इसके अंदर जो रचनात्मक लेखन है उसका यूज़ किस में किया जाता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है। और इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक स्लोगन लिखे जाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एडवर्टीजमेंट के लिए स्लोगन लिखे जाते हैं वो एकदम छोटे लिखे जाते हैं, जिससे कि क्या हो, व्यक्ति की नज़र पड़ते ही वो उस पर अट्रैक्ट हो जाए। मतलब इसमें कम शब्दों में प्रभावशाली संदेश देना इसकी एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है, आप ये कह सकते हो। जैसा कि आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते ही होंगे, बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे, जिसमें कम टाइम में आपको जो उस एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल किया जाता है या फिर आपको सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, और उनके जो स्लोगन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिजिटल और सोशल मीडिया लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में ब्लॉग, वेबसाइट कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो स्क्रीन लिखना एक बहुत ज़्यादा रचनात्मक लेखन का हिस्सा बन चुका है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषय को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की जाती है। मतलब इसमें कठिन इन्फॉर्मेशन को यानी जो हार्ड इन्फॉर्मेशन होती है उनको आसान और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो भी इसे आसानी से समझ सकें। तो इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं आध्यात्मिक और दार्शनिक लेखन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप के जो लेखन है इसमें जीवन, नैतिकता और आत्मा से जुड़े विषय शामिल होते हैं। और ये क्या करता है, ये व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है और उसको मानसिक शांति प्रदान करता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन व्यक्ति के मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। रचनात्मक लेखन के अनेक रूप हैं, यानी काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हर एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या हैं, इसके बारे में बताइए। इसके अलावा जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। यानी इसके महत्व के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन लिखने के लिए ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करनी है, इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जनसंचार माध्यम आधुनिक समाज के महत्वपूर्ण साधन हैं, जिनके माध्यम से सूचना, विचार और संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये माध्यम समाज को जागरूक बनाने, शिक्षित करने और जनमत निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ये तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या हैं, उनको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इसके अलावा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीडिया। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिंट मीडिया के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रिंट मीडिया जनसंचार का सबसे पुराना और विश्वसनीय माध्यम है। और इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं जैसे न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, मैगजीन, बुक्स, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लिखित रूप में मिलती है, जिससे पाठक अपनी सुविधा से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर इसे दोबारा भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये माध्यम समाज में सूचना फैलाने के साथ साथ जनमत निर्माण में भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना का प्रसारण टीवी, रेडियो और फिल्मों के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्वनि यानी साउंड और दृश्य यानी सीन दोनों का यूज़ किया जाता है।
जैसा कि आप फिल्म देखते ही होंगे, उसमें साउंड्स होते हैं, बहुत सारे सीन्स होते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संदेश यानी जो मैसेज होता है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, प्रभावी बन जाता है। तो अब ये जो माध्यम है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बन जाता है, इसका एक रीज़न है। जैसे अगर हम बात करें, इससे पहले मैंने बात की थी प्रिंट मीडिया के बारे में। तो प्रिंट मीडिया को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि शिक्षित है, क्योंकि उससे पढ़ना होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें फिल्मों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है। तो इससे क्या होता है, जो अशिक्षित व्यक्ति है यानी जो अनएजुकेटेड व्यक्ति है और तो और दूर दराज के जो लोग हैं वो भी आसानी से इन सारी इन्फॉर्मेशन को समझ सकेंगे। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है और समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो नेक्स्ट है न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर आप इसे कह सकते हो डिजिटल मीडिया या फिर न्यू मीडिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आधुनिक माध्यम पर आधारित है। मतलब ये जो आधुनिक माध्यम है ये इंटरनेट पर बेस्ड है। इसमें जैसे सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें न्यू मीडिया के अंदर आती हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो इसकी तेज़ गति और वैश्विक पहुँच है। मतलब कुछ ही सेकंड्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है और इस पर लोग तुरंत अपना फीडबैक देते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीडिया वो होते हैं जिनके द्वारा कुछ संस्था या संगठन जनता से संपर्क करते हैं यानी कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसके अंदर विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, जनसंपर्क और प्रदर्शनी, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जानकारी पहुंचाना, विश्वास बढ़ाना, ट्रस्ट बढ़ाना और संगठन की जो छवि है उसको मजबूत करना। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जनसंचार के जो विभिन्न माध्यम हैं वो कौन कौन से, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जनसंचार माध्यम के लिए जो रचनात्मक लेखन है वो इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रचनात्मक लेखन होता है वो संदेश यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज होता है, उससे रोचक और आकर्षक बनाता है। इससे जन जागरूकता बढ़ती है। इसके अलावा इमोशनल कनेक्शन बढ़ते हैं। इसके अलावा ये विचारों के निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके साथ ही ये लोकप्रियता और पाठक संख्या बढ़ाता है। और तो और ये समाज में एक परिवर्तन का इम्पोर्टेंट माध्यम है। और इसके साथ ही ये मनोरंजन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी प्रदान करता है यानी जानकारी भी देता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किस तरीके से जनसंचार माध्यम में जो रचनात्मक लेखन है वो इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संदेश को रोचक बनाता है और आकर्षक बनाता है रचनात्मक लेखन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन साधारण जानकारी भी रोचक तरीके से प्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब भाषा प्रभावशाली और शैली आकर्षक होती है तो पाठक या फिर जो दर्शक होते हैं वो उस सामग्री को ध्यान से देखते हैं। तो अब इससे क्या होता है, इससे जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, वो लंबे समय तक याद रहता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आकर्षक हेडलाइन वाला समाचार लोगों को तुरंत पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा ब्रेकिंग न्यूज़, इस तरीके से जब आता है तो आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हो। आपको ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर उस न्यूज़ के अंदर है क्या। तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो रचनात्मक लेखन है वो संदेश को और भी ज़्यादा रोचक और आकर्षक बनाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रचनात्मक लेखन है वो जन जागरूकता बढ़ाता है। मतलब रचनात्मक लेखन सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। जब किसी भी समस्या को कहानी या फिर एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है तो लोग उससे खुद को जोड़ पाते हैं और वो जो फीलिंग है उसे महसूस कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे लोग पहले से भी ज़्यादा जागरूक बन पाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, स्वच्छता अभियान पर भावनात्मक लेख लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, जिससे कि लोग क्या करते हैं, अपने घर और सिटी को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रचनात्मक लेखन है वो भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है। मतलब रचनात्मक लेखन पाठकों की भावनाओं को छूता है। मतलब जब किसी कहानी या संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से लिखा जाता है तो पाठक उससे खुद को जोड़ पाते हैं और कुछ इस तरीके से ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे किसी गरीब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी को पढ़कर लोगों में सहानुभूति पैदा हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रचनात्मक लेखन है वो विचार निर्माण में भी बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है यानी हेल्पफुल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि
जनसंचार माध्यम लोगों की सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। रचनात्मक लेखन किसी भी विषय को गहराई से प्रस्तुत करता है यानी प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उस विषय पर, उस टॉपिक पर विचार करने लगते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे संपादकीय लेख लोगों की राय बनाने में मदद करता है। जैसे आप सभी में से सोशल मीडिया में किसी ने पोस्ट डाल दी तो उस पर जो लोग होते हैं वो अपना अपना फीडबैक देते हैं, तो इससे एक अच्छी राय बन पाती है। तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि जो रचनात्मक लेखन है वो विचार निर्माण में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये लोकप्रियता और पाठक की संख्या को बढ़ाता है। मतलब रचनात्मक लेखन किसी भी माध्यम को अधिक आकर्षक बनाता है, क्योंकि जब सामग्री रोचक होती है तो लोग उसे बार बार पढ़ना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन जाती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो अगर वो इंटरेस्टिंग है तो लोग क्या करते हैं, उस वेबसाइट पर या फिर उस ब्लॉग पर बार बार विजिट करते हैं, जिससे कि वो जो ब्लॉग होता है या फिर वो जो वेबसाइट होती है उस पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो रचनात्मक लेखन है वो सामाजिक परिवर्तन का एक इम्पोर्टेंट माध्यम है। मतलब रचनात्मक लेखन समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक माध्यम है। मतलब ये लोगों को सोचने और बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ कोई लेख लिखा गया है तो वो क्या कर सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रचनात्मक लेखन मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी प्रदान करता है। मतलब रचनात्मक लेखन में मनोरंजन और जानकारी दोनों का समावेश होता है, यानी दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। इससे क्या होता है, मनोरंजन के साथ साथ आपको काफ़ी सारी नॉलेज आपके दिमाग में आ जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती है। तो अब इससे क्या होता है, इससे जो लोग हैं वो बिना बोझ महसूस किए सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे टीवी सीरियल्स में क्या होता है, उसमें सामाजिक संदेश दिया जाता है, यानी सोशल मैसेज होता है। तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो टीवी देखते हैं और जागरूक होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है समाज के बारे में। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन लिखने के लिए आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सरल और स्पष्ट भाषा का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर रोचक और आकर्षक शैली होनी चाहिए, और इसके साथ ही तथ्यों की सटीकता और विश्वसनीयता होनी चाहिए, और तो और इसमें टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, और इसके अंदर संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति होनी चाहिए, और तो और रचनात्मकता और नवीनता होनी चाहिए, और इसके साथ ही उद्देश्य की स्पष्टता होनी चाहिए, और तो और माध्यम के अनुसार लेखन शैली होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सरल और स्पष्ट भाषा का यूज़ होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखन की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए, और तो और कठिन शब्दों और जटिल वाक्यों से बचना चाहिए ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, न्यूज़ में क्या होता है, आसान शब्दों का यूज़ किया जाता है जिससे कि हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रोचक और आकर्षक शैली। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम रचनात्मक लेखन लिखते हैं। मतलब लेखन ऐसा होना चाहिए जो कि पाठक या फिर जो दर्शक है उसका ध्यान अट्रैक्ट करे। मतलब रोचक शैली और प्रभावशाली शब्दों का जो यूज़ है वो सामग्री को जीवंत बनाता है। मतलब ये उस लेख में जान डाल देता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आकर्षक हेडलाइन या फिर शुरुआत लिखना, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं होगी तो जो रीडर्स होंगे वो उसे पढ़ने का उनका इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ अगर स्टार्टिंग बेटर है, बहुत बेस्ट है, तो जो रीडर्स होते हैं उनका पढ़ने का इंटरेस्ट जग जाता है। तो नेक्स्ट है तथ्यों की सटीकता और विश्वसनीयता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार माध्यम में दी गई इन्फॉर्मेशन सही और प्रमाणित होनी चाहिए, यानी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से भ्रम पैदा हो सकता है। और इसीलिए तथ्यों की जांच करना, यानी इन्फॉर्मेशन की जांच करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना फैल सके। मतलब न्यूज़ प्रकाशित करने से पहले जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखन करते समय ये ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सामग्री है वो किस वर्ग के लोगों के लिए है।
मतलब आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी भाषा और शैली का चयन करना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, छोटे बच्चों के लिए सरल और मनोरंजक भाषा का यूज़ करना चाहिए। तो जो अगला पॉइंट है वो है संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति। मतलब लेखन अधिक लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। कम शब्दों में स्पष्ट और प्रभावी संदेश देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि जो रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ सके और उसे आसानी से समझ सकें। तो नेक्स्ट है रचनात्मकता और नवीनता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखन में नवीनता और रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि जो सामग्री है वो अलग और आकर्षक लगे, यानी बाकी उससे डिफरेंट लगे और लोग अट्रैक्ट हो। मतलब इसमें एक ही विषय को नए तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करूँ, हम क्या करते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझाते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसका अगला पॉइंट है उद्देश्य की स्पष्टता। मतलब लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो भी आप लेख बना रहे हो वो किस चीज़ के लिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, लोगों को जागरूक करना है, या फिर ये एंटरटेनमेंट के लिए। यानी जो स्पष्ट है, यानी जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लेखन और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनता है, प्रभावी बनता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, सामाजिक अभियान का स्पष्ट संदेश देना। तो लास्ट है माध्यम के अनुसार लेखन शैली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक माध्यम जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग लेखन शैली बदलनी चाहिए, क्योंकि हर माध्यम की अपनी एक अलग विशेषता होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, टीवी में या फिर फिल्म में कैजुअल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ समाचार पत्रों में फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सो आई होप अब आपको जनसंचार में रचनात्मक लेखन के लिए क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को, ये मैसेज को प्रभावी ढंग से बनाता है, यानी इफेक्टिव रूप से बनाता है। और इसके साथ ही ये समाज में जागरूकता फैलाता है और सकारात्मक परिवर्तन लाने में हेल्पफुल है, सकारात्मक परिवर्तन लाता है समाज के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली, और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो, मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया। क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट, विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि हिंदी के विकास में जो जनसंचार माध्यम है उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है, उसके बारे में बताइए। जनसंचार माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया,
तो ये सभी जो मीडिया है यानी ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जनसंचार के प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे जनता को या फिर आम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हिंदी के विकास में किस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जनसंचार माध्यमों में हिंदी की क्या चुनौतियां हैं, यानी क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टाइम पर अब हिंदी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पर अब इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है। तो इसमें यही हमसे पूछा जा रहा है कि जो जनसंचार माध्यम है उसमें हिंदी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि वर्तमान समय में यानी आज के टाइम में जनसंचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट समाज को जोड़ने और जागरूकता बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे जनसंचार माध्यमों ने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये सभी माध्यम ना सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करते हैं बल्कि भाषा के विकास में भी योगदान देते हैं। और इसी रीजन की वजह से हिंदी भाषा के प्रसार और विकास में भी इन माध्यमों का एक विशेष महत्व रहा है। यानी इन सभी माध्यमों यानी जैसे टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ये तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा था। चलिए हम समझते हैं जनसंचार के अर्थ के बारे में, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई सूचना, विचार, संदेश या जानकारी एक साथ बहुत सारे लोगों तक विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुँचाई जाती है तो उसे ही हम कहते हैं जनसंचार माध्यम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू हम काफ़ी सारे लोगों तक एक बार में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं हिंदी के विकास में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है, उसको समझते हैं। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिंट मीडिया के द्वारा किस तरीके से हिंदी का विकास किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किस तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हिंदी के विकास में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का क्या योगदान है। और इसके साथ ही हम देखेंगे विज्ञापन और मार्केटिंग में हिंदी का क्या यूज़ है। और इसके अलावा हम बात करेंगे सिनेमा और मनोरंजन का हिंदी के योगदान में क्या विकास है। और इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे किस तरीके से जो हिंदी भाषा है वो लिंक लैंग्वेज के रूप में काम करती है, यानी संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, यानी किस तरीके से वो क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एक सेतु यानी पुल का काम करती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिंट मीडिया के द्वारा हिंदी का विकास किस तरीके से किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी भाषा के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, क्योंकि इसमें सरल, शुद्ध और मानक हिंदी का यूज़ किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड इंग्लिश का हिंदी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जितने भी जो पाठक हैं उन्हें सही भाषा सीखने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इसी के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर हिंदी में विचार विमर्श होता है और जिसकी वजह से भाषा का बौद्धिक विकास भी होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे दैनिक भास्कर, अमर उजाला, ये सभी वो समाचार पत्र हैं जो कि हिंदी के विकास में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, यानी प्रिंट मीडिया है जो कि हिंदी के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीविज़न और रेडियो ने हिंदी को देश के हर कोने तक पहुँचाया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि समाचार, धारावाहिक और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी आम जनता की भाषा बन गई है और इन माध्यमों में उपयोग की जाने वाली सरल हिंदी लोगों के डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिंदी को एक प्रभावशाली संचार का माध्यम बनाया है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, टीवी समाचार चैनल यानी जो न्यूज़ होती है उसके बारे में, और तो और जो हिंदी सीरियल है वो सभी हिंदी के प्रचार प्रसार में काफ़ी ज़्यादा अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जिससे कि ये जो हिंदी भाषा है वो लोगों के डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं डिजिटल और सोशल मीडिया के योगदान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है और आज के टाइम पर लाखों लोग ब्लॉग, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हिंदी में सामग्री तैयार करते हैं। और इसी की वजह से जो हमारे नए यूथ हैं, जो हमारी नई जनरेशन है, वो भी हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगी है। जैसे अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पर हिंदी में कंटेंट बनाना, जैसे मैंने आपके लिए हिंदी में ये कंटेंट बनाया है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं विज्ञापन और मार्केटिंग में हिंदी के यूज़ के बारे में, हिंदी के उपयोग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञापनों में हिंदी का व्यापक उपयोग किया जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आम लोगों तक आसानी से पहुँचती है।
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इजी और अट्रैक्टिव जो हिंदी के स्लोगन होते हैं वो लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे कि लोग उन्हें जल्दी भूल नहीं पाते हैं। तो क्या आपको हिंदी लैंग्वेज का कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट का स्लोगन याद है जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाए हो? जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आप भी कमेंट सेक्शन में एक स्लोगन जरूर लिखना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी रीज़न की वजह से हिंदी भाषा व्यापार और बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाषा बन गई है, और तो और हिंदी का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर मैं एक और एडवर्टीज़मेंट की बात करूं जो कि हिंदी में है, वो है कुछ मीठा हो जाए। तो जैसे मैंने आपको 2 एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताया जिसने मेरे दिमाग में गहरी छाप छोड़ी है, मैं उन स्लोगन को भूल नहीं सकता। तो आप भी कमेंट सेक्शन में 1 या 2 स्लोगन जरूर लिखना। तो नेक्स्ट है सिनेमा और मनोरंजन का योगदान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी फिल्में, गीत और टीवी कार्यक्रम भाषा को लोकप्रिय बनाने का एक इम्पोर्टेंट माध्यम है। मतलब ये उस लैंग्वेज को पॉपुलर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसमें फिल्मों के संवाद और गाने लोगों के रोज़मर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे बॉलीवुड जो फिल्में होती हैं उनके बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि जो हिंदी है वो किस तरीके से एक संपर्क भाषा है, यानी लिंक लैंग्वेज है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार माध्यम हिंदी को एक संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज के रूप में स्थापित करते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ती है। क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग हिंदी के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसकी वजह से राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिलता है और हिंदी को इम्पोर्टेंस मिलती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, राष्ट्रीय समाचार चैनल पर पूरे देश की खबरें हिंदी में प्रस्तुत करना यानी ब्रॉडकास्ट करना। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं जनसंचार माध्यमों में हिंदी की चुनौतियों के बारे में, यानी हिंदी के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं इनके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव है, तकनीकी शब्दों की कमी है, और तो और हम बात करेंगे बाजारीकरण और TPR के प्रभाव के बारे में। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियों की अनदेखी के बारे में, और तो और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भाषा की गुणवत्ता का कम होना। इसके अलावा प्रशिक्षित हिंदी विशेषज्ञों की कमी के बारे में समझेंगे, और इसके साथ ही हम बात करेंगे अनुवाद आधारित हिंदी का अधिक प्रयोग के बारे में, भाषा के राजनीतिकरण के बारे में, और इसके अलावा विज्ञापनों में हिंदी की उपेक्षा के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट की कमी के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मीडिया में अंग्रेजी और इंग्लिश यानी हिंदी प्लस इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, और इसी रीज़न की वजह से इससे हिंदी की जो शुद्धता है और जो मौलिकता है उसमें कमी आती जा रही है। और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, आधुनिक दिखाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो हिंदी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं तकनीकी शब्दों की कमी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विज्ञान, तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में हिंदी शब्दावली की अभी बहुत ही कमी है, या फिर आप कह सकते हो हिंदी जो शब्दावली है, जो हिंदी वोकेबलरी है वो अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, और इसी रीज़न की वजह से जो मीडिया है उसे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम के जो लोग हैं, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, उनको कठिन विषय समझने में परेशानी होती है। तो नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं बाजारीकरण और TPR के प्रभाव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया आजकल अधिक दर्शक और पैसा कमाने पर ध्यान देती है, और इसी रीज़न की वजह से भाषा को आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई बार गलत या फिर हल्की भाषा का यूज़ किया जाता है, और इसी की वजह से हिंदी की जो गुणवत्ता है और गरिमा है उस पर असर पड़ता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय बोलियों की अनदेखी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी की कई बोलियाँ हैं जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, लेकिन मीडिया में इनका कम यूज़ होता है, और इसी की वजह से हिंदी की जो विविधता है वो कम होती है और लोग अपनी स्थानीय भाषा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा की गुणवत्ता का कम होना। मतलब सोशल मीडिया पर हिंदी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो भाषा है वो अक्सर गलत और असंगठित होती है, यानी उनकी जो ग्रामर होती है वो काफ़ी अधिक गलत होती है, या फिर आप कह सकते हो वो गलत वर्ड का यूज़ करते हैं। इससे जो हिंदी की गुणवत्ता है उस गिरती जा रही है वो। तो इसके सामने जो अगला चैलेंज है वो है प्रशिक्षित हिंदी विशेषज्ञों की कमी।
मतलब मीडिया में ऐसे लोगों की कमी है जिन्हें हिंदी भाषा का गहरा ज्ञान हो, और इसी रीज़न की वजह से कई बार गलत लैंग्वेज, गलत ट्रांसलेशन और असंगत वाक्य देखने को मिलते हैं, यानी गलत सेंटेंस देखने को मिलते हैं, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी है जिन्हें हिंदी भाषा का अच्छे से ज्ञान हो। तो नेक्स्ट है अनुवाद आधारित हिंदी का अधिक प्रयोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया में कई बार अंग्रेजी से सीधा अनुवाद करके हिंदी लिख दी जाती है, मतलब वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे भाषा की जो कृत्रिम और कठिन लगने लगती है, जो हिंदी भाषा है वो और भी अधिक कठिन लगने लगती है, जिसकी वजह से जो पाठक है उनको समझने में दिक्कत आती है। तो इसके सामने जो अगला चैलेंज है वो है भाषा का राजनीतिकरण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी हिंदी को लेकर राजनीति होती है, जिससे भाषा का विकास की बजाय उस भाषा के विकास की बजाय और भी ज़्यादा विवाद पैदा होना शुरू हो जाता है, और इसी रीज़न की वजह से हिंदी को सही दिशा में बढ़ावा नहीं मिल पाता। तो इसकी जो अगली चुनौती है वो है विज्ञापनों में हिंदी की उपेक्षा, यानी हिंदी की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारी कंपनियाँ विज्ञापनों में इंग्लिश या फिर इंग्लिश का यूज़ करते हैं, या तो वो इंग्लिश का यूज़ करते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उसका यूज़ करते हैं, और इसी की वजह से हिंदी को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाती जितनी उसे मिलनी चाहिए। तो इसके सामने अगली चुनौती है उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में अच्छे, शोधपूर्ण और ज्ञानवर्धक कंटेंट की कमी है, और इसी रीज़न की वजह से लोग बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए, बेहतर जानकारी के लिए अंग्रेजी माध्यम की ओर चले जाते हैं। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनसंचार माध्यम हिंदी के विकास और प्रसार में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, लेकिन इसके सामने कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, और अगर हम इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें तो हिंदी और भी ज़्यादा मजबूत बन जाती है, मतलब हिंदी पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर समाज में अपनी पहचान बना सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है यूनिट 1, जिसके अंदर टोटल आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और हर एक चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, यूनिट 1 के तीनों क्वेश्चन, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको अपने इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। और अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है यूनिट 2, और यूनिट 2 से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 2 के अंदर भी टोटल 3 क्वेश्चन है, और ये 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर से करके जाना है। और इसकी जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है, और एनिमेशन वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट का नेम, जो कि है जनसंचार और रचनात्मक लेखन। PDF के अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस मिलने वाला है और एग्जाम पैटर्न, और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं इस PDF के अंदर। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर हुए वो ईजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में है। अगर आप 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो ये जो आंसर्स हैं वो आपको डायरेक्ट याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर होती है हमारी PDF खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।